हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की, और टॉपिक था हमारा प्रकाश का व्यतिकरण। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, और उसी के आधार पर हमने समझा प्रकाश के व्यतिकरण की घटना, जिसमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में हमने बात की थी। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग व्यतिकरण को थियोरेटिकली समझ रहे थे, उसकी डिफिनीशन हमने समझा, और सारा जो प्रोसेस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने समझा। तो आज हम उसी घटना को फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, यानी गणितीय विश्लेषण करने वाले हैं प्रकाश के व्यतिकरण का, कि जब व्यतिकरण की घटना होती है तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, और इसके साथ ही साथ परिणामी तरंग की तीव्रता किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे व्यतिकरण की घटना में हमने डिफिनीशन दिया था कि जब भी दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, कला संबद्ध स्रोत हो अगर, तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं की योग से अलग होती है। कभी कभी परिणामी तरंग की तीव्रता जहाँ पर अधिकतम होती है उसको हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसको हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण तब होता है जब दोनों तरंग स्रोत जो हों वो समान कला में हो, और विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब दोनों के दोनों तरंग स्रोत विपरीत कला में हो। तो उसी चीज़ को आज हम लोग मैथमेटिकली समझने वाले हैं कि समान कला बोलने का मतलब कि कलांतर कितना होना चाहिए, और अगर हमको कलांतर पता चल जाए तो हम पथांतर कैसे पता कर सकते हैं, यानी दोनों तरंगों के बीच में क्या क्या कलांतर और पथांतर हो सकते हैं जब हमको यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण मिलेगा, और कौन कौन से कलांतर और पथांतर होंगे तो हमको यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मैथमेटिकली समझने वाले हैं। तो पीछे जो भी आपने समझा है आप उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पिछले लेक्चर के आधार पर। तो हमने पिछले लेक्चर में यही बोला था कि अगर दो कला संबद्ध स्रोत हो, दो तरंगे हों, मतलब प्रकाश स्रोत हैं, और ये दोनों कला संबद्ध है। सपोज कि एक की तीव्रता है I1, दूसरे की तीव्रता है I2। ठीक है, पहले वाले तरंग का जो आयाम है वो है A1, दूसरे तरंग का आयाम है A2। तो जब ये दोनों तरंगे जाकर किसी भी इधर स्क्रीन पर, पर्दे पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो जो परिणामी तरंग बनता है उसकी जो तीव्रता होती है वो इन दोनों की तीव्रताओं से अलग होती है। तो चलते हैं हम लोग इसको मैथमेटिकली समझते हैं, और मान लेते हैं कि जो पहली जो तरंग है उसका विस्थापन मतलब पहले स्रोत का, आप ये कह लीजिए कि पहले प्रकाश स्रोत का विस्थापन समीकरण, पहले प्रकाश स्रोत का विस्थापन समीकरण। तो ये जो प्रकाश स्रोत है वो एक तरंग है और प्रगामी तरंग है, माध्यम में आगे बढ़ रहा है। तो किसी भी प्रगामी तरंग का अपना एक समीकरण होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है जो क्लास 11th में आपने पढ़ा भी है। तो पहले प्रकाश स्रोत के लिए जो विस्थापन समीकरण है उसको हम बोल रहे हैं y1, और y1 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, a1 साइन ओमेगा t। ठीक है, और इसको बोल रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये पहला जो ये तरंग स्रोत था उसके लिए हमने ये विस्थापन समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t। y1 क्या है, इस तरंग का किसी समय t पर ये विस्थापन है। a1 जो है वो उस किसी समय पर इसका जो अधिकतम जो आयाम हो सकता है, अधिकतम विस्थापन जिसको आयाम कहते हैं, तो ये आयाम है उस तरंग का। और साइन के बाद ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं कला। ठीक है, तो ये जो है उस तरंग की कला है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे वाले तरंग स्रोत के लिए। तो दूसरे तरंग स्रोत के लिए अगर हम विस्थापन समीकरण लिखें इसी आधार पर, तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a2 साइन। अब देखिए यहाँ पर हम ओमेगा टी लिख सकते थे, लेकिन हम ओमेगा टी नहीं लिख रहे हैं इन जनरल, क्योंकि हो सकता है कि ये वाली जो तरंग हो वो उसकी जो कला हो वो इस वाले तरंग की कला से अलग हो, है ना। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम डिफरेंट वाला केस लेकर चल रहे हैं जो कि ज़्यादा जनरल केस है। अगर सेम रहेगा तो बाद में हम फाई की वैल्यू 0 कर देंगे किसी भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं पहले वाले तरंग का विस्थापन समीकरण ये है और इसकी कला है ओमेगा टी।
और दूसरे वाले तरंग का विस्थापन समीकरण ये है, इसकी जो कला है वो ओमेगा टी से इतना ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है इसका मतलब कि अगर आप इसकी कला और इसकी कला में डिफरेंस निकालेंगे, है ना, ओमेगा टी प्लस फाई और ये ओमेगा टी घटाएंगे तो कितना बचेगा, यही फाई बचेगा, यही एक्स्ट्रा है। तो ये कह सकते हैं कि आप दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं, जो दोनों जो प्रकाश तरंगे हैं, इनकी कलाओं का अंतर है फाई। ठीक है, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि ये है दोनों तरंगों के बीच का कलांतर। ठीक है, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो दोनों प्रकाश स्रोत के लिए हमने विस्थापन समीकरण लिख दिया। अब विस्थापन समीकरण अगर आपने दोनों के लिए लिख दिया तो आप जानते हैं कि परिणामी तरंग का समीकरण पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो घटना होती है व्यतिकरण की वो कैसे होती है, जब ये दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तभी तो हमको परिणामी तरंग देखने को मिलता है। और परिणामी अगर आपको दोनों तरंगों का अलग अलग विस्थापन समीकरण पता है तो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण पता करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मैंने आपको बताया भी है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि परिणामी तरंग का विस्थापन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ये सब आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, और ये मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले तरंग का जो आयाम है वो A1 है, दूसरे तरंग का आयाम है A2, तो जो परिणामी तरंग आएगा उसका भी कुछ आयाम होगा, तो परिणामी तरंग के आयाम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने ये बोला आपको कि पहले तरंग की तीव्रता है I1, दूसरे तरंग की तीव्रता है I2, तो परिणामी तरंग जो आएगा उसकी भी तो कुछ तीव्रता होगी, तो इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोनों तरंगों के बीच के कलांतर की वैल्यू भी पूछी जाती है, कोई कंडीशन देके। ठीक है, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा y, वो दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो y बराबर y1 प्लस y2। अब हम y1 और y2 की वैल्यू रख दें तो परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण हमको मिल जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू y1 की जगह पर रखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की जगह पर रखेंगे ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए a1 साइन ओमेगा टी को कुछ नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई जो है इसमें आप साइन a प्लस बी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला यही होता है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहाँ पर a2 तो a2 ही रहेगा, अब ये बड़े वाले ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ साइन a प्लस बी, a की जगह पर ओमेगा टी है, b की जगह पर फाई है, तो ये फार्मूला अगर यूज करें तो साइन a यानी कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी यानी कि कॉस फाई प्लस कॉस a यानी कि ओमेगा टी और इंटू साइन बी यानी कि साइन फाई। ठीक है, अब ये पूरा आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से a1 साइन ओमेगा टी प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 साइन, चलिए इसको पहले हम कॉस को लिख रहे हैं, a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 और साइन फाई, उसके बाद हम लिख रहे हैं कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, देखिए साइन ओमेगा टी वाला टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ऐसा करते हैं कि साइन ओमेगा टी जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आगे हम यहाँ पर देखेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो परिणामी तरंग का विस्थापन यानी कि y बराबर क्या मिलेगा, a1 प्लस a2, यहाँ से बचेगा a2 कॉस फाई, तो a1 प्लस a2 कॉस फाई और ब्रैकेट के बाहर क्या है साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद इधर से क्या बचा, प्लस a2 साइन फाई
इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो समीकरण आपको मिला इसको अगर मैं बोल दूं समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 में एक चीज आप देखिए कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कुछ हम ऐसा मान ले अगर कि ये फिर से साइन ए प्लस बी का ये जो फार्मूला था उस फॉर्मेट में आ जाए, तो ये पूरा का पूरा जो समीकरण मिलेगा वो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आ जाएगा। और ध्यान रखना है कि अगर आप परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिख रहे हैं तो इस तरंग के समीकरण से मैच भी करना चाहिए, मतलब कि कोई कांस्टेंट आए, आयाम की जगह पर कोई कांस्टेंट आए, उसके बाद साइन का कोई फंक्शन आना चाहिए। तो उसी फॉर्मेट में इसको बदलने के लिए हम कुछ सपोज कर रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, और वो क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि a1 प्लस ए टू कॉस फाई, इसको हम किसके बराबर मान लें, तो देखिए साइन ए वाला टर्म है तो कॉस बी इसको मानना पड़ेगा, तो हम इसको मान रहे हैं आर कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से कॉस वाला टर्म है यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि इसको हम मान ले रहे हैं a2 साइन फाई जो है हम इसको मान ले रहे हैं आर साइन थीटा। ठीक है, ये हम ऐसा मान ले रहे हैं, और ऐसा जब जैसे ही आप मान लेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा। आप यहाँ पर पहली बात तो यहीं से एक चीज़ आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये पूरा हमने रख दिया आर कॉस थीटा और ये साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे आर साइन थीटा और उसके बगल में कॉस ओमेगा टी। अब दोनों जगह से r को कॉमन ले लीजिए तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ठीक है, और आप देखिए कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप का फार्मूला बन गया, जिसमें a की जगह पर ओमेगा टी है और b की जगह पर थीटा दिख रहा है। तो अगर हम इसको साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले में रख दें तो ये मिलेगा हमको y इज इक्वल टू आर और ये क्या मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, और ये जो रिजल्ट मिला आप देखिए कि ये क्या मिला। आप जो तरंग का समीकरण लिख रहे थे, प्रारंभिक तरंग का आपने समीकरण जो लिखा था पहले तरंग का, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी टाइप का लिखे थे आप, जिसमें ये क्या बता रहा था विस्थापन को किसी टाइम पर, ये बता रहा था आयाम को, और ये बता रहा था कला, है ना। इसी तरीके से दूसरे वाले तरंग के लिए ये आयाम विस्थापन था, ये आयाम था और ये कला थी। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला समीकरण जो आया है वो y बराबर y क्या है, तो ये परिणामी तरंग का ही तो विस्थापन है, ये y बराबर y1 प्लस y2 हमने लिखा था, तो ये परिणामी तरंग का विस्थापन है। तो उसके बाद a आता है, a1 और a2 आयाम आते थे, तो यहाँ पर r आया हुआ है, इसका मतलब कि परिणामी तरंग का आयाम है। उसके बाद साइन का फंक्शन आता था, यहाँ पर भी साइन का फंक्शन आया है। ये पूरा कला है, लेकिन इस पूरी कला में जो थीटा है जो हमने यहाँ पर सपोज किया था ओमेगा टी प्लस जो थीटा आया है, इस थीटा को हम कहते हैं प्रारंभिक कला। ठीक है, प्रारंभिक कला। और ये जो r है वो क्या है, तो ये r है परिणामी, जो परिणामी तरंग है उसका आयाम, यानी कि परिणामी आयाम। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम है। और ये y क्या है, तो ये y है परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन। ठीक है, और ये जो समीकरण आया है ये किसके लिए आया है, तो ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण हो गया। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो परिणामी तरंग होगा वो भी एक प्रकाश स्रोत ही होगा, प्रकाश तरंग ही होगा, क्योंकि ये जो प्रकाश तरंग का समीकरण जैसे था उसी तरीके का समीकरण इसका भी आया है। ठीक है, अभी हमने कुछ खास प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि परिणामी तरंग का जो आयाम है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। और जैसे ही आप परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला जान जाएंगे, तुरंत हम परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए भी फार्मूला पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आर के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग परिणामी आयाम के बारे में बात कर लेते हैं। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
तो ये जो पोर्शन आपने ये सपोज किया था, माना हुआ था जो आपने कि r cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई, r साइन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये r cos थीटा ये किसके इक्वल आपने माना था, तो इसको आपने माना था a1 प्लस a2 cos फाई, और जो दूसरा वाला पार्ट है r साइन थीटा इक्वल टू क्या था, तो r साइन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, इन दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दिया जाए, तो बाएं पक्ष में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, बस इस समीकरण को और इस समीकरण को, चलिए इसको नाम दे देते हैं समीकरण A, समीकरण B, और ये कैसे मिला है, तो ये A का स्क्वायर हमने किया और B का स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो समीकरण A और समीकरण B को दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। और इसमें आप देख लीजिए आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर को जैसे ही आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab यानी 2a1 a2 कॉस फाई, और प्लस में आ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखिए एक आप सर्वसमीका जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो जैसे आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा a1 स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, अगर इन दोनों में से हम a2 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू a2 स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा a2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, अब ये जो मान आया है ये आर स्क्वायर का मान आया है, हमको आर की वैल्यू पता करनी है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर मिलेगा यही a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, तो ये आ गया आर की वैल्यू, और आर है क्या, तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, आर जो है, आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, है ना, परिणामी तरंग का ये आयाम है आर, और उसी परिणामी तरंग का, यानी जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो जो परिणामी तरंग होता है, उसी परिणामी तरंग का हमको आयाम चाहिए था, उसी परिणामी तरंग को हमें जो है तीव्रता चाहिए थी, उसी परिणामी तरंग में कब दीप्त फ्रिंज बनेगी कब अदीप्त फ्रिंज बनेगी उसकी कंडीशन चाहिए थी। ठीक है, तो सबसे पहला हमने रिजल्ट यहाँ पर पा लिया है, और इसको मैं बोल देता हूँ, चलिए समीकरण नंबर इसको आप बोल दीजिए सी। ठीक है, समीकरण नंबर सी बोल देते हैं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसमें a1 क्या है और a2 क्या है, तो a1 पहले वाले तरंग का आयाम है, a2 दूसरे तरंग का आयाम है, और फाई जो है दोनों तरंगों के बीच की कला है, यानी या कह लीजिए कलांतर है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों तरंगों का आयाम पता हो और उनके बीच का कलांतर पता हो तो आप परिणामी तरंग का आयाम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये है परिणामी तरंग का आयाम, यानी कि परिणामी आयाम। ठीक है, चलिए परिणामी आयाम आपको मिल गया। एक और चीज़ हम यहीं से अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो क्या चीज़ है, तो जिस थीटा को हम क्या बोल रहे थे, इस थीटा को हम बोल रहे थे प्रारंभिक कला, तो आप प्रारंभिक कला का भी मान चाहें तो यहीं से पता कर सकते हैं, प्रारंभिक कला भी आप निकाल सकते हैं इसी समीकरण से, इस वाले समीकरण से जिससे आपने परिणामी आयाम निकाला है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते थे
ये जिसको हमने समीकरण ए और समीकरण बी नाम दिया हुआ है, इसी को ए और बी। तो आपको अगर थीटा का मान निकालना है तो आप बी वाले में ए से भाग कर दीजिए, ठीक है। अगर आप समीकरण बी को भाग कर देते हैं समीकरण ए से तो क्या मिलेगा, तो देखिए समीकरण बी को भाग करेंगे समीकरण ए से तो यानी कि आर साइन थीटा बटे में आर कॉस थीटा बराबर ये इधर मिलेगा ए टू साइन फाइव और बटे में ये आ जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। आर से आर कैंसिल होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा को बोलते हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए टू साइन फाइव अपान ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। और अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में ए टू साइन फाइव अपान ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ठीक है। तो ये आपका आ गया दूसरा रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको पहले तरंग और दूसरे तरंग के ये जो आयाम है a1 और a2 और उन दोनों तरंगों के बीच का कालांतर यानी कि फाई पता हो तो आप परिणामी तरंग का आयाम पता कर सकते हैं और आप इसके साथ ही साथ ये प्रारंभिक कला भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक कला और परिणामी तरंग के आयाम के लिए हमने समीकरण पा लिया है और इसको हम बोल दे रहे हैं समीकरण नंबर सी हो गया था, तो अब इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर डी, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हमको पढ़ना है नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परिणामी तरंग का आयाम आपको मिल गया, तो अब हम लोग देख लेते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको मिटा के यहीं पर हम कैलकुलेशन करेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे पता करें। तो परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए इसी समीकरण नंबर सी का ही हमको यूज करना पड़ेगा। देखिए आपने देखा कि जो पहला वाला तरंग था, पहला जो तरंग था उसका आयाम था a1, दूसरे तरंग का आयाम है a2 और परिणामी तरंग का जो आयाम है वो था r। और आप इसी के साथ ये भी याद रखिए कि जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तरंग की जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर हम पहले वाले तरंग के लिए बात करें, एकदम पहला जो तरंग था जिसको हम क्या बोल रहे थे a1 जिसका आयाम था, तो पहले तरंग की तीव्रता को अगर हम I1 बोलें तो I1 इज इक्वल टू I1 प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा हमको, उसका आयाम यानी कि a1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि उसका आयाम हमने a1 ही माना था विस्थापन समीकरण में और उसकी हम तीव्रता को I1 बोल दे रहे हैं, तो I1 प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर। और इसी को आगे आप बढ़ाएंगे तो आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो I1 इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे वाले तरंग के लिए बात करते हैं तो उसकी तीव्रता प्रोपोर्शनल टू उसके आयाम का स्क्वायर और फिर से इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कांस्टेंट आता क्योंकि सेम तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो I2 इज इक्वल टू कांस्टेंट a2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम परिणामी तरंग के लिए बात करें तो परिणामी तरंग की तीव्रता परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग पर डिपेंड करेगी। तो फिर से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो समीकरण है यही आपका मेन समीकरण है, यानी आपको इसी में क्या करना है, बस आर स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, आपको I का मान मिल जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर का मान आप कहाँ से रखेंगे, तो आपने जो समीकरण नंबर सी अभी यहाँ पर देखा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, वही वाला समीकरण आप यहाँ पर रख देंगे, आर स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रख देंगे, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आपको मिलेगा के और आर स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो ये पूरा बदल जाएगा, कैसे हो जाएगा, के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर आ जाएगा तो 2 के a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। और ये हो गया I के बराबर। अब देखिए यहाँ पर
के ए वन स्क्वायर जो है, के ए वन स्क्वायर को हम आई वन लिख सकते हैं, के ए टू स्क्वायर को हम आई टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई वन प्लस ये हो जाएगा आई टू प्लस, अब यहाँ पर देखिए टू को हम टू लिख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भी के ए वन स्क्वायर होता और यहाँ पर के ए टू स्क्वायर होता तो इसको हम आई वन और आई टू लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस के को हम ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अगर रूट के अंदर लिखना चाहें और हमारे पास एक ही के है तो अंडर रूट के यहाँ पर हो जाएगा और अंडर रूट के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास a1 और a2 था और रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a1 का स्क्वायर कर सकते हैं, रूट के अंदर लिख रहे हैं। इसी तरीके से a2 था तो उसको रूट के अंदर अगर लिखेंगे तो a2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आपको मॉडिफिकेशन करना था कि a1 a2 को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं ताकि हम i1 और i2 लिख पाएँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, k को दो भाग में बांटा, अंडर रूट के और अंडर रूट के किया। a1 और a2 को भी रूट के अंदर लिखा, तो अगर रूट के अंदर लिखेंगे तो उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये i1 बन गया, अंडर रूट i1 हुआ, ये अंडर रूट i2 हो गया, तो आप क्या लिखेंगे 2 और ये अंडर रूट i1 i2 एक ही रूट में लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद उसके बाहर cos फाई। तो ये जो रिजल्ट आ गया i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 और उसके बाद cos फाई, ये समीकरण आपको मिला परिणामी तरंग की तीव्रता का। ठीक है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। और यहाँ से आप देखिए साफ साफ दिख रहा है जो घटना हमने पढ़ा था प्रकाश का व्यतीकरण, कि जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों से अलग होता है। उनकी तीव्रताओं, जो परिणामी तरंग की तीव्रता है वो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भी ज़्यादा आ जाता है, उनके योगफल से भी ज़्यादा आ जाता है, या फिर योगफल से भी कम आ जाएगा, या अंतर से भी कम आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि उन दोनों तरंगों के बीच का कलांतर क्या है। ठीक है, तो दो तरंगों का जो अध्यारोपित होने से जो परिणामी तीव्रता आती है वो उनकी तीव्रताओं के साथ साथ उनके बीच के कलांतर पर भी डिपेंड करता है। अगर वो समान कला में होंगी तो परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ जाएगी, अगर वो विपरीत कला में है तो परिणामी तरंग की तीव्रता घट जाएगी। ठीक है, तो मुख्य समीकरण आपने पढ़ लिया, परिणामी आयाम के लिए समीकरण पढ़ लिया, r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और परिणामी तीव्रता के लिए समीकरण आपने पढ़ लिया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, तो ये दो जो इक्वेशन आपने पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर ई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप ऐसा करिए कि आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, और थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसीजर है तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस में भी मैं ओवरऑल इसका पूरा आपको रिव्यू दे देता हूँ। आपको करना क्या होगा कि जिन दो तरंगों के अध्यारोपण की आप बात कर रहे हैं, व्यतीकरण की बात करने जा रहे हैं, उन दोनों का आप समीकरण लिखेंगे, विस्थापन समीकरण, फिर उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिखेंगे। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लिखने के लिए आपको बीच में ये चीज़ मानना पड़ेगा, और यही समीकरण से, इसी समीकरण की ये जो आप मानेंगे, इसी की हेल्प से आप परिणामी तरंग का आयाम निकालेंगे r, और r अगर आपको मिल जाएगा उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप i निकालेंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि r और i का समीकरण। तो आप बस ये i का समीकरण और ये जो r की जो वैल्यू आती है, ये इतना पूरा r स्क्वायर की वैल्यू है, ये दोनों समीकरण आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में इनका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और इसके साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में इससे बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गणितीय विश्लेषण का ये जो सिलसिला है वो अगले लेक्चर में भी जारी रहेगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस स्थिति में संपोषी व्यतीकरण होता है और किस स्थिति में विनाशी व्यतीकरण होता है, तो वो भी अपने आप में एक पूरा कैलकुलेशन है, काफ़ी लंबा चलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप इसी को रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।